जी, ज़मीनी काम ना करने का नतीजा पार्टियां भुगतती हैं और ये वो मंत्र है जिस मंत्र को अगर राजनीतिक दल साध लें तो शायद दूसरी पार्टी के लिए कभी कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन या तो साधना नहीं चाहते या कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जनता को लगने लगता है कि अब ये अपने में व्यस्त हो गया। अरविंद मोहन सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन सर, अगर कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मैं पिछले लोकसभा चुनाव के अगर एग्जिट पोल को ध्यान में रखूं तो कम से कम इन एग्जिट पोल को लेकर मैं कोई राय अपनी तरफ से नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं और वहां की स्थितियों को समझता हूं, तो मुझे बहुत अलग हटती हुई चीजें मेरी सोच कहती है ऐसा नहीं है। तस्वीर अगर ऐसी नहीं है, क्या वजह है आपको कि अब ये लग रहा है कि जो सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एक थंपिंग मेजॉरिटी कांग्रेस की तरफ जा रही है? देखिए, एग्जिट पोल जाहिर तौर पर रिजल्ट नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल इशारा बेहतर करते हैं। ओपिनियन पोल से बेहतर करते हैं। इंडिविजुअल हम आप अगर घूमेंगे तो हमको आपको भी अंदाजा लगने लगता है। लेकिन अगर 500 लोग या 1000 लोग और 10,000 20,000 का बेस लेके कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो वो कंपैरेटिवली उसके बेहतर होने की उम्मीद रहती है। इसलिए एग्जिट पोल को उसी तरह से देखना चाहिए चुनाव करने में। फेल पास तो लगा रहता है। लेकिन हरियाणा में लक्षण दिखने लगे थे, जो आज एग्जिट पोल बोल रहे हैं, ये लक्षण पहले से दिखने लगे थे और ये हमको आपको दिखने के पहले खुद बीजेपी को दिखने लगे थे। इसीलिए बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बदला। उन्होंने सोशल ग्रुपिंग्स में जाटों को की जगह गैर जाटों पे फोकस किया और ये दोनों स्ट्रेटजी उनकी कामयाब होगी नहीं होगी अभी भी, या हुई है नहीं हुई है ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। परसों तक का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं चले। और कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करने का कांग्रेस का फैसला मेरे हिसाब से ज़्यादा कामयाब हुआ है। लेकिन ये हुड्डा की जीत कम है। मैं मानता हूं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। इसमें किसानों की नाराजगी बहुत ज़बरदस्त रही, जिस किस्म से किसानों का ट्रीटमेंट हुआ, पहलवानों का ट्रीटमेंट जिस किस्म का हुआ वो, फिर उसके बाद जो लड़कियों का पहलवानों के साथ जो जवानों का मामला, अग्निवीर योजना को लेके भी काफी नाराजगी है। और 10 साल के शासन से एक स्वाभाविक ऊब और नाराजगी वैसे भी होती है, क्योंकि हर आदमी जब काम लेके जाता है तो उस सबका काम हो जाए इस किस्म से होता नहीं। और मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये माना जाता है कि वो थोड़े ज़्यादा ही उनको कटसी जो सामान्य किस्म की है वो भी नहीं थी। काफ़ी तीखा बोल देते थे, मना कर देते थे सीधे। अब ईमानदारी के मामले में तो ये बात चल जाती है, लेकिन राज्य का मुखिया इस किस्म का व्यवहार करे तो लोगों को, पार्टी के लोगों को भी, आप देखेंगे कि पार्टी से भी काफ़ी लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को बदलने के बाद भी टिकट बंटवारे तक उनकी चलती रही। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी की ये दुर्गति अगर होती दिख रही है, तो जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह, जो चुनाव स्ट्रेटजी के मामले में सबसे माहिर माने जाते हैं, और आज के तारीख में उनके बराबर का कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं है नरेंद्र मोदी, वो भी क्यों फेल हुए? और वो मनोहर लाल खट्टर के मामले में ही फेल नहीं हुए। अगर उन्होंने उनका उत्तराधिकारी चुना नायब सिंह सैनी को, तो वो भी फेल हुए। जो सीएसडीएस के आंकड़े बता रहे हैं लोकसभा चुनाव के, उसके हिसाब से जाटों का ज्यादा वोट पिछले चुनाव तक मिला है बीजेपी। तो अचानक बीजेपी को नॉन जाट पॉलिटिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जाटों के दोनों तीनों प्रमुख नेता जो बीजेपी में थे, वीरेंद्र सिंह हों, कैप्टन अभिमन्यु हों, इन सब किस तरह से पार्टी ने ट्रीट किया, वो भी एक इशू। तो जो कॉम्बिनेशन सामाजिक स्तर पर भी बन रहा है, पॉलिटिकल लेवल पर भी बना दिखा इस चुनाव में, मेरे ख्याल से एग्जिट पोल उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। फाइनल टैली यही होगी ये कहना मुश्किल है, और कांग्रेस जीती गई है ये भी अभी कह देना मुश्किल है। जी। लेकिन ये निश्चित रूप से ये चीजें दिखाई दे रही हैं, जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। आलोक सर, अरविंद सर ने बहुत अच्छी बात समअप करते हुए कही। उन्होंने कहा कांग्रेस जीत ही गई होगी, ऐसा कहना भी अभी
ठीक नहीं है। और ये मैं भी मानता हूं। यहां पर मैं इसलिए मानता हूं कि मेरे भी अपने तर्क है, और आपका अनुभव इस तर्क को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, मैं उससे भी खुद को अपने को और बेहतर करूंगा। और मैं चाहूंगा आप जरूर यहां पर रखें। ये जो भी एग्जिट पोल आए हैं, इसमें हम एक चीज भूल रहे हैं, हरियाणा में हुए गठबंधन और वोटों का वही पैकेज होना। जेजेपी और बसपा का अलग गठबंधन, आम आदमी पार्टी अलग जा रही है, कांग्रेस अलग जा रही है, बीजेपी तो अलग है ही, आईएनएलडी अलग है। क्या इस सब में वोटर बटा नहीं होगा? और क्या इस सब के बीच में ये जो एग्जिट पोल हुए हैं, ये सारे वोटिंग सेंटर्स पर जाकर इन्होंने सैंपल उठाए होंगे? वो भी संभव नहीं होगा। तो अगर ये वोट बटा है, उस स्थिति में क्या ये एग्जिट पोल केवल कुछ दिन का छलावा लगते हैं आपको? देखिए राजीव जी, बिल्कुल आपने, चूंकि जमीन, मैंने कहा ना, आप भी खुद रहते हैं उस इलाके में, पहले जानते भी हैं, और आप भी बहुत जमीनी काम करते रहे हैं। मैं इसीलिए जमीनी संवाददाताओं का, अपने पत्रकारों का, या जो लोग अपने और भी बड़े संपादक हैं, जाते रहते हैं। इसलिए एक तो ये आपने जो कहा, यही मैं कहना चाहता हूँ कि देवीलाल जी का जो प्रभाव था, चरण सिंह का जो प्रभाव था, हारते रहे हैं लोग, लेकिन क्या उसके परिवार के लोग, चौटाला तो जेल भी हुआ है, लेकिन उनके बेटा अभी भी वो लोग सक्रिय है, बेटे का बेटा सक्रिय है। तो ये परिवारवाद की लड़ाई अपनी जगह है जो बीजेपी ने लड़ी। दुष्यंत चौटाला उनके साथ भी आए, फिर वो अलग हो गए हैं। तो क्या उनको, उन्होंने जो भी किसी को, उनके गलत कामों से ही उनकी थोड़ी बदनामी मानी जाती है, ऐसा लोग बताते हैं, शायद आपको भी मालूम ही हुआ हो, उसकी वजह से ही शायद वो अलग हुए, या एक स्ट्रेटेजी के तहत। देखिए यहाँ मैं फिर ये कहूंगा, और इसके पहले एक बात राजीव जी जोड़ूंगा, क्योंकि अरविंद जी ने अपने दर्शकों के लिए बताना, याद दिलाना जरूरी है। जेबी पटनायक तो इनकी तरह कभी किससे मिलते ही नहीं थे। वो तो राजा की तरह रहे, भाषा भी शुरू में उड़िया नहीं जानते थे, 20-25 वर्ष उन्होंने राज किया। ज्योति बसु क्या थे, वो मार्क्सवादी थे, लेकिन उनकी पार्टी ने वहां जितना अत्याचार उस समय में हुआ, और 25 साल राज किया, 23 साल 50। जी 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 जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये कहना कि 10 साल से लोग ऊब जाते, ऐसा नहीं है। यदि आपका, वो भी वोटर लिस्ट पे काम करते थे, मैं बता रहा हूँ उनकी सफलता का राज। कम्युनिस्ट पार्टियां वोटर लिस्ट पे काम करती थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वोटर लिस्ट पे काम किया। पॉलिटिकल एडिटर एक बड़े अखबार के, उनकी सोसाइटी में 25-50 पूरे लोगों के सबके नाम उड़ा दिए थे आम आदमी पार्टी ने कि ये हमको वोट नहीं देने वाले। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है, तो मैं कॉलोनी का बता दूंगा। उन्होंने घर घर, जब पहला चुनाव जीता है, मैंने कहा ना, जो ये मैनेजमेंट, वोट मैनेजमेंट जो दिखाया भाजपा ने, या पहले कांग्रेस भी करती थी, वोटर लिस्ट या सदस्यता अभियान। अब बताइए ना, ये बात सही है कि यदि सदस्यता आपकी इतनी ज्यादा है तो उसे तो वोट पड़ना चाहिए। कांग्रेस तो वोटर लिस्ट से सदस्यता बना देती थी, तो बाद में वही हुआ। संदीप दीक्षित गांव में, मैंने यमुना पार में मयूर विहारी कभी नहीं आते थे, तो हार गए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आपने कहा कॉम्बिनेशन में, जिनकी पुरानी जो, अरे शीला जी ने मेरे बच्चे का एडमिशन कराया था, तो आज भी वो कांग्रेस को वोट दिलाता है। कहीं देवीलाल ने हमारे बाबा जी, तो उसका बेटे को कहता है, ट्रेडिशनल जो लोग हैं, उसने उसके लिए क्या किया। भजन लाल जितने दल बदलू के लिए बदनाम, आया राम गया राम सब हुआ, उनके भी परिवार के लोग बैठे हैं। क्या वो भी 10-500 वोट नहीं ले पाएंगे? आम आदमी पार्टी तो उनका पुत्र है, यदि अरविंद केजरीवाल कहते हैं। हम लोग तो शुरू में अपने यहाँ राणा जी ने जब डिस्कस किया था पहले दिन, तो हम लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई वो मुख्यमंत्री पद का दावा अपना वहां कर दे, लेकिन उनको लगा दिल्ली कैसे छोड़े, वरना वो कहते कि नहीं मैं यहीं रहूंगा, अब यहीं आ गया हूँ, चाहे जीतू या हारू, मुख्यमंत्री यहीं बनना है, मैं यहाँ का पुत्र हूँ। तो शायद और हो सकता उनको मिलता, लेकिन समय भी कम था उनके पास, और जो भी कारण है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो वोट कितना काटे। कल अपने चैनल पर मैंने पहले भी याद दिलाया, सीपी जोशी का लगभग तय था मुख्यमंत्री बनना राजस्थान चुनाव में एक समय में, और वो एक वोट से हारे थे। वो बिना, उसके बाद गहलोत जी को, जबकि उन्हीं के आदमी थे, बाद में तो अलग वो अध्यक्ष बन गए और अगले चुनावों के बाद, लेकिन उस समय उनका मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अभी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, लेकिन आप देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि सत्ता में कौन आएगा इसका जवाब अभी मत लीजिए, ये देखिए कि कितने वोट किससे कम हुए। और इसके लिए आप बीजेपी को कह सकते हैं अक्षय दीजिए या श्रेय दीजिए कि यदि उन्होंने वोटर लिस्ट पे काम किया है कि ये इलाके में हमारा कमजोरी है, यहाँ पर चौटाला लड़ ले, बाद में हमारे साथ आ जाएगा, फलाना लड़ ले, हमें निर्दलीय। जम्मू कश्मीर में यही होने वाला है। वहां जो लोग लड़ रहे हैं, आरोप लगाते रहिए, लेकिन यदि अलगाववादी भारतीय संविधान को माने, संसद को माने, कानून को माने और भाजपा के चरणों में गिर जाए,
और कहें कि देखिए हमें रहने दो, हम अब देश में रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से अब पैसा हमको नहीं मिल सकता, हम भूखे मर जाएंगे जो कश्मीर वहां पर जो इलाके में लोग हैं। तो हम तो कहते हैं कि ठीक है, इतना इतना उनको स्वीकार किया जाना, नक्सली जो समर्पण कर दिए, नहीं तो मारे गए। ऐसी स्थिति में जो लोग निर्दलीय भी आते हैं, पिछले चुनाव में भी तो 10-15 सीटें कम थी और चौटाला आ गए। इसलिए मैं ये कहूँगा, हाँ, लेकिन यदि इनका 20 पर अटक गए यदि बीजेपी, तो कैसे ही सरकार का सपना जो सैनी जी दावा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहे भविष्यवाणी नहीं, लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। पहला जो मैंने कहा था गाँव में काम, और दूसरा ये जो पुराने परिवार हैं, यदि हुड्डा जी का परिवार है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो चले गए, लेकिन वो भी हमेशा हुड्डा जी के नाराजगी से गए थे। तो मुख्यमंत्री की दौड़ के बाद वो क्या यदि सीटें थोड़ी सी भी कम हुई तो क्या कौन ज्यादा, वैसे ही सही है कि हुड्डा जी से ज्यादा संपन्न कोई शायद देश के 1-2 नेता ही होंगे। सर अरविंद सर से पूछ लेता हूं। अरविंद सर, बीजेपी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को जीने की कोशिश कर रही थी हरियाणा में जिसमें वो पहले सफल हो चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है चेहरा बदलने की तरकीब यहां पर काम नहीं आई है? देखिए, सोशल इक्वेशन और चेहरा बदलना ये दोनों लाभ करते हैं, और गुजरात में पार्टी ने आखिरी दिनों में पूरी सरकार बदल के है। तो लेकिन फिर वो पिटे भी हैं। दिल्ली में सुषमा जी को लेके आए, तो यहाँ पूरी तरह पार्टी, सारे इशूज उसी से खत्म नहीं हो जाते चेहरा बदलने से या फिर नया इक्वेशन लेने। हमको हरियाणा का ही याद है, तनिकाल मंडल जब गवर्नर थे और भजन लाल ने कैद जाट पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे ढंग से अंजाम दिया और हराया। देवीलाल जी तब थे, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स भी अपने कामयाब होती है, नहीं कामयाब होती है ऐसा नहीं। लेकिन बीजेपी ने आखिरी वक्त पे जिस तरह से किया, और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो इशू जब किसानों के साथ इतना, भाई खंदक खोद के आप दिल्ली आने से रोकें, इतने बड़े बड़े बाढ़ लगाए, इतने लोग मरे, इतनी पिटाई, ये जो हमारी लड़कियां हैं उनका अपमान किस किस्म से हुआ पहलवानों का, तो इन सब इशूज को लोग भूल जाएंगे बहुत आसानी से। दिल्ली न आने का अधिकार, माने किसानों के को दिल्ली आने का अधिकार नहीं है। ये डेमोक्रेसी आप चलाएंगे तो ये डेमोक्रेसी लोग चलने देंगे जब मौका उनका आए। और ये आप देखिए पूरे पंजाब में भी ये हुआ, हरियाणा में भी ये उसका असर दिखाई दे रहा। तो इसलिए जो व्यवहार किया पार्टी सरकार ने, सरकार सख्ती से चलती है लेकिन आंख बंद करके थोड़ी चलती है। इस तरह से अभी तक बॉर्डर खुलने के बाद भी बॉर्डर पे लोग अटके पड़े हैं और बॉर्डर पे वो बाढ़ और मुश्किलें खड़ी हुई हैं हरियाणा के बॉर्डर पर सबसे ज्यादा। तो इसलिए किसान उसको भूल जाएंगे, जवान उसको भूल जाएंगे। कम से कम सर आप लोगों के अनुभव के साथ मैं इस बार वाकई इस बात को मानूंगा कि मैं दूध का जला हूँ, छाछ फूंक फूंक के नहीं पीऊंगा, फूंक फूंक के ही पीऊंगा। वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोकसभा में था वो यहाँ पर क्या रिपीट हो जाता है तो फिर क्या स्थिति होगी। कईयों ने माफ़ी मांगी थी, और ये भी कि 2019 विधानसभा चुनाव की जब बात कर रहे हैं तो 68% मतदान हुआ था। इस बार वो मतदान गिरकर 66 कुछ प्रतिशत पर आ गया है। ये भी क्या असर डालेगा, और पार्टियों के गठबंधन क्या वोट एक दूसरे के काट रहे होंगे, जो कि 8 तारीख को खोलेगा बॉक्स तो फिर बताएगा कि हाँ भाई असलियत ये है। बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आप मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। आलोक सर आप बने रहे मेरे साथ, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जल्द हाजिर होते हैं।